हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला IQ। तो आज DBMS की यूनिट नंबर 4 की वन शॉट की ये वीडियो है। आधे घंटे में 40 मिनट्स के अंदर एक वन शॉट में यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। और एक बार इससे तुम किसके लिए वीडियो है कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तुम्हारे को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ताकि कुछ भी नहीं लिखने से अच्छा आधे घंटे में इतना ओवरव्यू मिल जाएगा कि तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख पाओगे। ठीक है, तो जिसने कुछ भी नहीं दे रखा उसके लिए भी है, जिसने पढ़ रखा है एक बारी तो आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगी उसके लिए भी है। तो ऑलमोस्ट सब बच्चों के लिए ये वीडियो है। 40 मिनट के अंदर जो है ये वन शॉट के अंदर हमने बिल्कुल इसको कंप्रेस करके पढ़ा रखा है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो ऐप के ऊपर बिल्कुल इन डिटेल है, 5 से 6 घंटे के अंदर जो है 4 घंटे में एक यूनिट होती है, बिल्कुल डिटेल में जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ होती है। वो पेड है, वो वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिल से मेहनत हो रही है तुम सबके लिए। तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। नोट्स चाहिए अगर इस वीडियो के तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे जाकर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं यूनिट 4 को। ठीक है, यूनिट 4 को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें देखने को मिलता है वह है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि फाइल में क्या होता है और फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं फाइल होती क्या है। तो फाइल या टेबल, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा इस तरह से रखा जाता है टेबल्स के फॉर्म में। जैसे हम देखते हैं कोई फाइल होगी तो इसके अंदर इस तरह से क्या होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और इस तरह से क्या होती है, रो बनी होती है, इन्हें हम रो बोलते हैं। और एक एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके और भी नाम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसको हम रो बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड रख दूँ इस तरीके से, जैसे कि रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन जाएगा। और रिकॉर्ड किस में होता है, रो में। इसलिए हम कई बार रो को रिकॉर्ड ही बोल सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो आप रो को रिकॉर्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एट्रीब्यूट्स या फील्ड बोलते हैं या हेडिंग्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो ये जो दिख रहा है इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। लेकिन मान लो इस कॉलम के अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब हम इसे बोलने लगेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। अब जैसे इसके अंदर लिखा है एज, तो इसका नंबर डोमेन है। अगर इसमें लिखा है एड्रेस, तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा आ रहा है। अगर इसमें लिखा है नेम, तो इसका मतलब इसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम डोमेन बोलते हैं। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मान लो इस पे एज लिखी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये एज को रखता है। एक तरह से डोमेन एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। और इस पूरे को, जैसे कि ये भी एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, इस फील्ड का कोई डेटा रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया, एक बार मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेबल को। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा एज, और यहाँ पे लिखा मैंने नेम। तो ये नंबर एज नेम है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट्स। ये नंबर का ये कैसे बोलेंगे हम, कॉलम। और फील्ड कैसे बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, फील्ड। तो नंबर भी एक फील्ड ही है। ठीक है, नंबर भी एक फील्ड ही है। इनको हम एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम बोल सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम, एंट्री को रो। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो फाइल क्या होती है, रो का कलेक्शन है, रिकॉर्ड का कलेक्शन होती है, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फाइल साइज इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज मीडिया। तो फाइल का साइज जो होता है वो लिमिटेड होता है, और डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि हमारे पास मेमोरी साइज या मेमोरी मीडिया जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो कितना है। तो ये हो गई फाइल के बारे में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द वे डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल। यानी कि फाइल को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको मेंशन कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्जेक्टिव सिंपल होते हैं कि हम फाइल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें या इस तरह से मैनेज करें कि बाद में हम डेटा को एक्सेस करना हो तो हम बहुत ईजी तरीके से उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में द ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी हम बहुत जल्दी सिलेक्शन कर पाएँ डेटा को, जितना हो सके फास्ट और पॉसिबल। परफॉर्म कर सकें क्या, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ट्रांजेक्शन ऑन द रिकॉर्ड, है ना, जिससे हम क्या होगा, जल्दी से डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे, या फिर डेटा में हम कुछ अपडेट करेक्शन करना हो। डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैन नॉट बी इंडस द रिजल्ट ऑफ द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डुप्लीकेट रिजल्ट्स को हम रोक पाएंगे। और मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की कॉस्ट को भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसे है, जैसे मान लो आपके पास एक मान लो एक अलमारी है, जिस अलमारी के अंदर आपको सामान रखना है। अगर आप प्रॉपर वे में सामान को रखेंगे तो आप एक ही अलमारी के अंदर सारा सामान रख लेंगे। लेकिन आप अगर प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल, यानी कि अलग अलग कंटेनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अलग अलग स्टोरेज की, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन आप सही तरीके से फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप एक ही स्टोरेज डिवाइस में कई सारे डेटा को स्टोर कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक्स है। तो ये तो हमने समझा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, इसमें स्क्रॉल करते हुए टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट द वेरियस मेथड, दिस मेथड पर्टिकुलर मेथड है प्रो और कॉन्स टू द बेसिक ऑफ एक्सेस ऑफ द सिलेक्शन। तो जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो कई प्रकार के होते हैं,
जिनमें से अपने अपने खुद के कुछ प्रॉफिट होते हैं और कुछ यहाँ पे क्या होते हैं उनके लॉसेस होते हैं। तो किस तरह के होते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखने को मिलता है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें देखने को मिलता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आप इन चार में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप डेटा को मैनेज करते हैं। अब डिपेंड करता है आपका डेटा क्या है। डेटा बहुत ज़्यादा है तब कौन सा सिक्वेंस मेथड यूज़ करना है, डेटा बहुत कम है तब कौन सिक्वेंस मेथड यूज़ करना है। तो इस तरह से आप सिक्वेंशियल मेथड, इंडेक्स सिक्वेंशियल मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेथड या क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने वाले हैं। तो ये क्या हो गए ऑर्गेनाइज करने के मेथड्स या ऑर्गेनाइज करने के टाइप्स हो गए। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन को आप समझाइए तो आप वो बताएंगे। अगर आपसे टाइप्स पूछे जाए तो आप इन टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिकली आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बताइए इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, तब अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो आप उनको कंपेयर करके वहाँ पे दे पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। द इजीएस्ट मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्वेंशियल मेथड। मतलब ये सबसे इजी मेथड होती है यहाँ पे हम डेटा को सिक्वेंस के रूप में यानी एक के बाद एक स्टोर करते हैं। इन दिस मेथड द फाइल आर स्टोर वन आफ्टर अनदर सिक्वेंशियल मैनर। द रिकॉर्ड आर मैनेज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए की फील्ड। यानी यहाँ पे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को मैनेज करते हैं। ये कुछ ऐसे ही जैसे कि आपको डेटा स्टोर करते हैं। कैसे करेंगे, डेटा आया स्टोर कर दिया, फिर डेटा आया फिर स्टोर कर दिया, फिर डेटा आया फिर स्टोर कर दिया, इस सिक्वेंशियल मैनर में, है ना। और क्या होता है सिक्वेंशियल फाइल सर्च स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल और रिकॉर्ड कैन बी एडिट एट द एंड ऑफ द फाइल। यानी कि अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड इसमें ढूंढना है तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, सबसे स्टार्टिंग से। और जब भी हमें कुछ ऐड करना है तो कहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे एंड में। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम सिक्वेंस में चल रहे हैं ना। तो पहले एक आएगा, जैसे मान लो किताबें रख रहे हैं आप अपने लाइब्रेरी में, तो आपने पहले फर्स्ट किताब को रखा, फिर आपने सेकंड किताब को, फिर आपने थर्ड किताब को, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। आपको नई किताब आएगी वो कहाँ आएगी, एंड में ही आएगी ना, बीच में आप नहीं रख सकते। और जब आपको कोई किताब ढूंढना होगा तो क्या ढूंढेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और ढूंढना शुरू करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी, आप उसे निकाल लेंगे। तो सर्च हमेशा कहाँ शुरू होती है, बिगनिंग से, और हमेशा कहाँ फाइल ऐड होती है, एंड में। इन सिक्वेंशियल फाइल नॉट पॉसिबल टू ऐड रिकॉर्ड इन ए मिडिल। ठीक है, आप यहाँ पे सिक्वेंशियल का फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं तो आप कभी भी मिडिल में अपनी फाइल को नहीं रख सकते, यानी कि हमेशा आपको कहाँ रखना होगा, एंड में। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं। किस तरह से, देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कि आपके पास एक रिकॉर्ड है R1, R2, R3, R4, R5, R4 इस तरह से। अब यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है और बीच में कई सारे रिकॉर्ड रखा हुआ है और R5, R4 इस तरह से डेटा रिकॉर्ड है। अब ये डेटा रिकॉर्ड जो है आपके, अगर आपको कोई डेटा रिकॉर्ड ऐड करना है तो कहाँ करेंगे आप, एंड में। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट करेगा, स्टार्ट टू फाइल और स्कैन करेगा, यानी स्टार्ट यहाँ से करेगा और इस तरह से आगे बढ़ते हुए स्कैन करता जाएगा और आपके डेटा को रीड करता जाएगा। अब इसके अंदर हमें कोई रगा रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करेंगे, तो इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना है तो इंसर्टिंग ए न्यू रिकॉर्ड, जैसे कि R1, R3 और सो ऑन अप टू R5 एंड R4, 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं ऐसा हमने मान लिया। अब हमें यहाँ पे एक R2 रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो R1, R3, R, वैसे तो R2 इस तरफ आना चाहिए, लेकिन मैंने बताया मिडिल में ऐड नहीं कर सकता, हमेशा क्या करना पड़ेगा, लास्ट में। तो हमने यहाँ पे नए रिकॉर्ड को लास्ट में ऐड कर दिया। तो सपोज द न्यू रिकॉर्ड R2 हैज टू बी इंसर्ट इन द सीक्वेंस वेयर इज द सिंपली प्लेस्ड एंड ऑफ द फाइल। तो हमने बिल्कुल लास्ट में इसको आके एंड कर दिया। ये तो क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाद में शॉर्टिंग मेथड की मदद से इसको हम रिप्लेस करेंगे अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। कैसे, द न्यू रिकॉर्ड इज ऑलवेज इंसर्टेड इन द फाइल्स एंड, ये हमें समझ में आया। देन इट विल सॉर्ट द सीक्वेंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो हम आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि उल्टे क्रम में, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इस डेटा को शॉर्ट कर देंगे। सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड ऑफ एनी प्राइमरी की और एनी अदर की। जैसे मान लो आपके पास रोल नंबर है तो आप शॉर्टिंग किससे करेंगे, रोल नंबर 101 पहले आएगा, फिर 102, फिर 103, इस तरह से शॉर्टिंग कर सकते हैं, है ना। या कोई आपके पास कोई अदर रिकॉर्ड जिसके आप इस डेटा को फाइंड करते हैं, जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इसे रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, जैसे भी आप ठीक लगे। तो यहाँ पे हमें आगे समझ में कि हम इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड कैसे करते हैं और शॉर्टिंग मेथड में हमने समझा इंसर्ट रिकॉर्ड होने के बाद उसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं। और बात करें इसके अंदर हम, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डेफिनेशन है भाई, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज निकल के आएंगे। जैसे कि सबसे पहला इसमें एडवांटेज क्या है, सिंपल डिजाइन, बहुत ही बेसिक डिजाइन है। रिक्वायर्ड नो मच एफर्ट टू स्टोर डाटा, हमें कोई भी अलग से कोई इफेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं, आप इजीली तरीके से डेटा को स्टोर कर पाएंगे। फास्ट होता है, एफिशिएंट मेथड है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। फाइल्स कैन बी इजीली स्टोर इन मैग्नेटिक टैब, है ना, चिपर स्टोरेज मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप इसको इस तरह से स्टोर करते हैं मैग्नेटिक टैब्स में। डिसएडवांटेज की बात करें तो
तो सिक्वेंशियल फाइल इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी है? टाइम की। यानी हमें यहाँ पे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है डेटा को एक्सेस या डेटा को स्टोर करने में। दूसरा, इट इज़ हाई डेटा रिडंडेंसी, इसमें डेटा डुप्लीकेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि पहले अगर कोई रिकॉर्ड आ गया, हो सकता है उसके बाद भी कोई रिकॉर्ड आ जाए, उसके बाद भी रिकॉर्ड आ जाए। अब जो बाद में रिकॉर्ड आ रहा है, हो सकता है पहले ही आ चुका हो, तो डेटा का डुप्लीकेट यहाँ पे बन सकता है। रैंडम सर्चिंग नॉट पॉसिबल, अब मान लो इसमें से आपको बीच का कोई डेटा निकालना है, पॉसिबल ही नहीं है, आपको पूरा डेटा ही रीड करना पड़ेगा। शॉर्टेड फाइल मेथड इज सफिशिएंट टू टेक टाइम एंड स्पेस टू शॉर्टिंग रिकॉर्ड। तो शॉर्टेड फाइल मेथड यहाँ पे इनसफिशिएंट होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जो आपको डेटा को शॉर्ट करने में मदद करेगा। और सिक्वेंशियल रिकॉर्ड कैन नॉट बी सपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्ड फास्ट एक्सेस टू स्टोर डेटा, स्टोर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते। तो ये हमने समझे क्या कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, अपने सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक हमने कवर किया यहाँ पे सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल एडवांस मेथड, इंडेक्स सिक्वेंशियल एडवांस मेथड, इसको शॉर्ट में ISMA बोलते हैं। ये मेथड क्या है? एडवांस सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है पहली चीज तो, यानी कि सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एडवांस मेथड है, ठीक। इन दिस मेथड रिकॉर्ड आर स्टोर इन द फाइल यूजिंग द प्राइमरी की, यानी यहाँ पे एक फाइल में रिकॉर्ड को रखा जाता है, यूज करते हैं प्राइमरी की का, जिस प्राइमरी की मदद से हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डेटा को एक्सेस करते हैं। ये बिल्कुल आप वैसे ही जैसे आपकी बुक में इंडेक्स होती है। एंड इंडेक्स वैल्यू आर जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की एंड मैप विद द रिकॉर्ड, यानी कि हम एक एक इंडेक्स वैल्यू जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की, एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट करते हैं प्राइमरी की के अकॉर्डिंग, और फिर हम क्या करते हैं उसे मैप कर देते हैं अपने ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने लिखा चैप्टर 1 पेज नंबर किस पे, 2 पे, तो 2 पे यहाँ पे क्या होगा, एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट हुई और ये क्या होगी, एक प्राइमरी की, जिससे आप रिकॉर्ड को मैच करते हैं। और फाइनली जब आप चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे चैप्टर 2 पे, जो कि आपकी बुक के अंदर है। इंडेक्स कंटेंट द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल, जो कि इसका एड्रेस को रखता है। द डेटा कैन बी एक्सेस आइदर सिक्वेंसली और रैंडमली, अब या तो हम चाहें तो एक स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं, या फिर हम रैंडमली भी, जैसे मुझे जाना चैप्टर 5 पे, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। द इंडेक्स इज स्टोर इन ए फाइल एंड रीड इनटू मेमोरी व्हेन इट फाइल इज ओपन। इफ एनी रिकॉर्ड हैज बीन रिट्रीव्ड based on index value, then the address of the data log fetch and record is retrieved from the memory। यानी वही बात है जो मैंने आपको समझाई कि आपका जो भी इंडेक्स है उसके बेसिस पे आपका डेटा आप एक्सेस करेंगे और फाइनल आपका डेटा जहाँ है वहाँ पे वो आपको पहुँचा देगा, क्योंकि उसका एड्रेस उसने रखा हुआ है। और ये किसके थ्रू चलता है? प्राइमरी की के थ्रू। तो ये क्या है? इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पार्शियली इंडेक्स क्रिएट किया गया, जहाँ पे आप एक टॉपिक देख रहे हैं, प्राइमरी की देख रहे हैं, जिसको हमने इंडेक्स किया हुआ है एक नंबर के साथ। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसका पूरा एक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है, जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे देखना है। ऐसे हम यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका पूरा रिकॉर्ड जो देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो ब्लॉक 1 में हम कभी जा रहे हैं, कभी ब्लॉक 2 में जा रहे हैं, कभी ब्लॉक 3 में जा रहे हैं। ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपका डेटा स्टोर हो रहा है ब्लॉक्स के फॉर्म में। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पे एक्सेस करते हैं इंडेक्स की मदद से, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब नॉर्मल से बात है, हमें वापस से हरे डेटा को स्कैन नहीं करना, तो ये थोड़ी सी फास्ट ही होती है हमेशा से सिक्वेंशियल से। तो इसके एडवांटेज की बात करें हम तो, इन इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इन इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल सिक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम फाइल एक्सेस इज पॉसिबल, यानी आप या तो सिक्वेंस में ले सकते हैं या फिर रैंडम ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को बहुत ही फास्ट यानी कि बहुत इजी वे में यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और सर्चिंग ए रिकॉर्ड इन ए ह्यूज डेटाबेस इज क्विक एंड इजी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं बड़े डेटा को बहुत जल्दी। द रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द फाइल, यानी हम बीच में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड क्विक एक्सेस फॉर सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी और सिक्वेंस तरीके से डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं। इफ रिड्यूस द डिग्री ऑफ द सिक्वेंशियल फाइल, इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ द सिक्वेंशियल सर्च, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल सर्च की जो परसेंटेज होती है इसको भी डाउन करते हैं। इट लेस टाइम कॉम्प्लिसिटी एज ए कम्पेयर टू सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन,
तो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें टाइम जो है काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। कुल मिला के हम अगर बात कर रहे हैं कि जब हम स्टेप बाय स्टेप सर्च करेंगे तो नॉर्मल से टाइम लगेगा, लेकिन इंडेक्स सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल सिमुलेशन फाइल एंड रैंडम फाइल एक्सेस पॉसिबल इन एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड वेरी फास्ट और ह्यूज डेटाबेस इज क्विक एंड ईजी, और मिडिल में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एडवांटेज देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल रिक्वायर यूनिक की एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सीक्वेंशियल फाइल में एक यूनिक की रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल टेक ए लॉन्गर टाइम टू सर्च ऑफ इंडेक्स डेटा एक्सेस और रिट्रीवल, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल टेक लॉन्गर टाइम, अगर हम सीक्वेंस में एक्सेस करेंगे तो टाइम लेगा। इफ रिक्वायर मोर स्टोरेज, क्योंकि आप यहाँ पे एक इंडेक्स को अलग स्टोर करते हैं और डेटा को अलग। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी को होते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है। When the new record are inserted, then the files have to reconstruct to maintain the sequence, जो फिर से बनती है ताकि सीक्वेंस हमारा बना रहे। रिकॉर्ड डिलीट होता है तो सीक्वेंस यूज बाय द नीड टू बी रिलीज, अदरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस विल बी स्लो डाउन। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है कुछ, और यहाँ पे हमने समझा एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने कितने समझ लिए, दो समझ लिए। एक होगा हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडेक्स, अब तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस समझते हैं यहाँ पे, देखिए नाम में है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस बिल्कुल इंडेक्स जैसे ही होता है, इसमें बस अंतर इतना सा है कि वहाँ पे हम एक प्राइमरी के यूजर डिफाइंड एक नंबर जनरेट करते थे एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड हैश फंक्शन जो है वो जनरेट होता है। ए हैश फाइल यूज ए हैश फंक्शन टू मैप द की टू एड्रेस, एलिमिनेट नीड टू एक्स्ट्रा फाइल इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे की जनरेट होती है एड्रेस हैश फंक्शन ग्रुप में और फिर एड्रेस पाता है। तो जैसे हमारे तरह में सेंटर सिस्टम है, सेंटर कंप्यूटर है जो हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इंडेक्स जैसे ही है, बस अंतर इतना से यहाँ पे नंबर जो जनरेट होते हैं यूजर डिफाइन ना होके सिस्टम जनरेटेड एड्रेस होते हैं, जिन पे प्राइमरी की को लिंक कर दिया जाता है और फिर डेटा को एक्सेस किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डायरेक्ट रिकॉर्ड है R1 R2 R3, और यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर डेटा एड्रेस जो है इस तरह से सिंक कर देते हैं। तो R1 को एड्रेस हमने यहाँ पे लिंक कर दिया इंडेक्स जैसे, R3 को बस ये हमने यूजर डिफाइन नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर है, R6 R4 ऐसे R5 को। अब डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता था कि आप डायरेक्टली एक्सेस करते थे। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, सिक्वेंस में आप रन करते हैं, यानी कि जैसे सिक्वेंशियल में बात करें, with sequential access element 1 2 3 must be proceed before element 4 can be proceed। और यहाँ पे क्या होगा, with direct access element 4 in the list can be accessed without having to process the element before it। तो ये इनमें हम डिफरेंस बता सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस में। एडवांटेज क्या है डायरेक्ट एक्सेस के, डायरेक्ट एक्सेस फाइल हेल्प द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम OLTP like online railway reservation system। In direct access file, sorting of the record are not required. It access and desired record immediately. It updates several file quickly. It better control over record allocation. Most suitable for interactive online application। तो ये इसकी क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल does not provide the backup facility. Expensive hardware and software are required. File updating is more difficult when compared to that of sequential method. Less efficient of storage space, और data may be accidentally erased or overwritten unless special punctuation are taken। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। देखिए एडवांटेज लगभग हम देख पा रहे हैं, किसी में अलग है और किसी में अलग है। एक बार जब इनको रीड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनली हमारा लास्ट है क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द 2 और मोर रिकॉर्ड आर स्टोर इन द सेम फाइल इट नो एज ए क्लस्टर। तो देखिए क्लस्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ सेम डेटा या सेम ऑपरेशन को एक साथ ग्रुप में कर देते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो यहाँ पे भी सेम किया जाता है, डेटा जो होता है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप में इंडेक्स कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है फाइनली बार बार मल्टीपल नहीं लिखना होता और एक ही बार में हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। कैसे, अभी हम इसका नीचे एग्जांपल देखेंगे। When the 2 or more record are stored in the same file is known as a cluster. The file will be have 2 or more table in the same data block. Key attributes which are used to map this table together are sorted only once। तो यहाँ पे की एट्रीब्यूट होता है, यूज होता है, यानी कि जैसे आपके पास दो डेटा है तो आप उनको ग्रुप में करते हैं, क्लस्टर क्रिएट करते हैं और उनको फिर आप ज्वाइन किससे करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी की या की एट्रीब्यूट से। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था रिलेशनशिप के अंतर्गत जब आपके रोल नंबर है तो रोल नंबर से आपका पूरा डेटा मैच होता है,
बाद में आपने उसी स्टूडेंट का एक एग्जाम रिजल्ट बनाया, उसे भी आपने रोल नंबर से मैच कर दिए, तो आपके पास दो रिकॉर्ड हैं, एक में स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन है और दूसरे रिकॉर्ड में आपके पास क्या है, स्टूडेंट की एग्जाम की डिटेल्स हैं। बाद में दोनों कंबाइन कर सकते हैं किसकी बेसिस पर, रोल नंबर पे, तो आपको बार बार डेटा को रिपीट नहीं करना पड़ता। द मेथड ऑफ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग various record in different files. The cluster file organization is used when there is frequently need to join in the table with the same condition. यहाँ पे वही बात आ रही है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। द ज्वाइन विल बी गिव ओनली फ्यू रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। और इसके हम किसके यूज़ करते हैं, की एट्रीब्यूट का। देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप समझ में आएगा। ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये, और यहाँ पे मेरे पास क्या डिपार्टमेंट्स है। तो एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, इसकी डिपार्टमेंट आईडी है और इसकी डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट की से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी से और डिपार्टमेंट आईडी से हमने दो टेबल को अलग अलग किया हुआ है। बाद में हमने क्या किया, इसको एक कर दिया, तो ये बन गई हमारे क्लस्टर की, जिसमें हमने क्या, ये रिपीट हो रहे थे ना, अब वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो ग्रुप में आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 से लेके 15 तक। तो इन दिस मेथड वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एनी रिकॉर्ड। डेटा इज स्टोर बेस्ड ऑन द की इट विच सर्चिंग इज डन। क्लस्टर की इज ए टाइप ऑफ की एंड विच ज्वाइनिंग ऑफ द टेबल इज परफॉर्म। तो ये भी आपको समझ में आया क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेक्स क्लस्टर और एक होता है हैश क्लस्टर। एक बार आप इसको भी जरूर पढ़ें। एडवांटेज, द क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू द फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट द join in the table with the same joining condition. It provides the efficient result when there is one mapping between the table, one to many mapping. द क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप वन टू मैनी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वन टू मैनी का मतलब क्या होता है कि एक कनेक्ट होता है कई सारे डेटा से, वन टू मैनी से हम बोलते हैं। द क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज व्हेन देयर इज ए फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ जॉइनिंग टेबल्स विद द सेम जॉइनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे इसका एक और एलिमेंट देखने को मिलता है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेबल्स को, ठीक है, एक ही ज्वाइनिंग कंडीशन पे। डिसएडवांटेज बात करें तो यहाँ पे इसके कुछ खास डिसएडवांटेज यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। तो ये आपको समझ में आया। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने चारों टाइप्स को कवर किया। तो एग्जाम में अगर आप आए तो उनके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। आगे हम बात करें फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये तो हम कवर कर ही चुके हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए इस तरह से भी इसको दिखाया है। इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे कि बी प्लस ट्री आता है, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए डायरेक्ट एक्सेस को समझाइए, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में आए हैश फाइल को समझाइए, तो बात एक ही है। फिर नीचे आएंगे, देखिए सेम ही है ये भी। अब समझते हैं बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो बी प्लस ट्री फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, तो बी प्लस फाइल ऑर्गेनाइजेशन ट्री organized in the advanced method of index sequential access method is used to tree like structure store record and file। जैसे कि ट्री होती है उस तरह से यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी एक के बाद एक इस तरह से। जैसे बाइनरी में हम देखते हैं, ये कुछ बाइनरी सर्च ट्री जैसे ही होता है। देखिए यहाँ पे बी प्लस ट्री इज सिमिलर टू बाइनरी सर्च ट्री, बस इसमें अंतर क्या होता है, बाइनरी में बस दो ही होते हैं, इसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड को रखा जाता है। ये तो यहाँ पे जैसे हमने डेटा को रखा 25 को, तो इस तरह से इसका पेरेंट बन जाएगा और ये उसके चाइल्ड बन जाएंगे। फिर इसके भी इस तरह से डेटा आएगा। और डेटा हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लास्ट नोट पे रखा जाएगा, याद रहे। इसे हम रूट नोट बोलते हैं, है ना। ये इंटरमीडिएट नोट है और ये हमारा लीव नोट है। हमेशा डेटा लीव नोट पे रखा जाता है, बीच में कभी डेटा को नहीं रखा जाएगा। तो बीच में क्या होता है, बीच में हमेशा क्या होते हैं, पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर क्या होते हैं, जो इसके एड्रेस को बताते हैं लीव नोट के, यानी डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे कि 25 मेरे पास है, तो 25 से लेस देन जो भी एड्रेसेस पे डेटा स्टोर है वो इस तरफ दिखाई देगा, और 25 से ग्रेटर देन का डेटा जो वो इस तरफ दिखाई देगा। तो एग्जाम में अगर बी प्लस आए तो आप इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर आप एड्रेस डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो मैंने 30 ले लिया, तो 30 से नीचे वाले एड्रेस आप इस तरफ डिफाइन करेंगे लेफ्ट साइड में, और 30 से ग्रेटर देन आप राइट साइड में। और इसी बेसिस पे से 15 से कम देखो आप इस तरफ जा रहे हैं, और 15 से ज़्यादा का डेटा इस तरफ आ रहा है। ऐसे 30 से कम इस तरफ और 30 से ज़्यादा का इस तरफ। अब इस तरफ कोई डेटा नहीं, अगर होता तो 35, 40 या 50 ही होता, और 30 से लेस देन में आप देख पा रहे हैं या। नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए, देयर इज ए वन रूट नॉट ऑफ ट्री इज 25। तो वन रूट नॉट जैसे जड़ होती है ना, वैसे पेड़ आपका नीचे से इस तरह से जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही, बस उल्टा कर दो आप इसे। देयर इज ए इंटरमीडिएट लेयर विद दिस नॉट, यानी बीच में जो नॉट होते हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट लेयर बोलते हैं। और डू नॉट स्टोर द एक्चुअल रिकॉर्ड, और वो कभी भी एक्चुअल रिकॉर्ड को स्टोर नहीं करते, वो केवल क्या स्टोर करते हैं, पॉइंटर, जो लीव नॉट के एड्रेस को रखता है। द नॉट टू बी लेफ्ट और रूट
द नोड टू द लेफ्ट ऑफ द रूट नोड कंटेन द पेरियर वैल्यू ऑफ रूट एंड नॉट टू द राइट कंटेंट नेक्स्ट वैल्यू रूट। यानी कि मैंने समझाया यहाँ पे 25 से पहले की वैल्यू को जो स्टोर करता है वो लेफ्ट साइड पे, और उसकी नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करता है वो राइट साइड पे कंटेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे 15 और 30 रिस्पेक्टिवली ऊपर बताया गया है। देखिए यहाँ पे 15 और 30, ये 25 के इस तरफ और 25 के इस तरफ है। द ओनली वन लीफ नोड, और वन लीफ नोड होता है इसमें सारी वैल्यू स्टोर होती है, जैसे हमारे केस में ये। सर्चिंग फॉर एनी रिकॉर्ड इजियर ऑल एज द लीफ नोड आर बैलेंस। इन द मेथड सर्चिंग एनी रिकॉर्ड कैन बी ट्रेवर्स थ्रू द सिंगल पाथ एंड एक्सेस इजिली। और यहाँ पे डेटा को ऐसे एक्सेस किया था, जैसे मान लो आपको कोई डेटा फाइंड करना, मान लो आपको 12 को ढूंढना है तो बहुत आसान होता है। जैसे कि आप 25 है तो नॉर्मल सी बात है आपको लेफ्ट साइड ही जाना है, क्योंकि 12 जो है 25 से लेस है, आपको इस तरफ जाना ही नहीं है, तो आपको सिंगल पाथ पे डेडलू मिल जाती है इस तरीके से। नहीं तो वैसे क्या होता है सर्चिंग, पहले आप यहाँ जाते, फिर आप यहाँ जाते, फिर उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, तब जाके वैल्यू मिलती। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा हमें कितने 12 को ढूंढना है और 25 हमारे पास रूट इंडेक्स है, तो आप क्या करेंगे सीधा लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में आपको 15 मिलेगा तो इसके भी लेफ्ट में जाएंगे और आपको डेटा मिल जाएगा। अब मान लो मुझे 18 को ढूंढना है तो 25 से लेस है, 15 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाएंगे। तो एक सिंगल पाथ पे हम वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ है B+T के बारे में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल बना के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्या नंबर, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या एज, और यहाँ पे लिखा मैंने नेम। और यहाँ पे नंबर है 1, यहाँ पे एज है 22 और नाम क्या है राज, ठीक है। और यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 और नाम है मोन। तो अब ये तो मैंने डेटा वैल्यू रख दी। अब मान लो अगली वैल्यू आपको रखनी है, अगली वैल्यू रखनी है, तो अगली वैल्यू कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। या अगली वैल्यू हमने रख दी 3 और यहाँ पे रख दिया मैंने 55 और नाम दे दिया XY। अब मुझे 24 को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, तो हमें रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। अब मान लो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं S1। तो अब मुझे चाहिए स्टूडेंट 1 की एज, तो मैं क्या लिखूंगा S1.H। तो जैसे मैंने एज लिखा तो 22 आंसर रिसीव होगा। जब मुझे वैल्यू सेट करनी है, जैसे मुझे S4.H और इसकी एज कितनी रखनी 24, तो यहाँ पे 24 स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से फील्ड पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बड़ी काम की चीज़ है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं क्लास। तो ये मेरे पास एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और यहाँ पे जो मेरे पास नंबर एज नेम है, मैंने ये बताया नहीं क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। पहले मैंने ऊपर कवर किया था ना, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो क्लास है, एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे हो सकता है कोई मेथड्स भी हो। मेथड इन द सेंस जैसे कि एज है, और मान लो यहाँ पे कोई ऐसी एज है जिस पे हम कुछ प्लस माइनस या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन एट्रीब्यूट्स पे। तो जैसे मान लो स्टूडेंट का रिजल्ट होता है ये, तो यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स होते, तो टोटल जो होता वो क्या होती है एक मेथड होती जो स्टूडेंट के मार्क्स से निकल के आ रही है, जिसको हम एंटर नहीं कर रहे, वो इसी डेटा पे काम करके, इसी एट्रीब्यूट्स पे काम करके वो अप्लाई हो रही है। तो क्लास किसका कलेक्शन होती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का। और एट्रीब्यूट्स क्या एक्सेस करता है वैल्यूज़ को। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एज नाम का एक वेरिएबल है, अभी कितनी वैल्यू रख सकता है, ये तो बहुत सारी वैल्यू रख सकता है, लेकिन हम एक्सेस कैसे करेंगे किसकी वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड की पहचान कराता है। क्लियर है, इसे ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपको ऐसा समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक मूर्तिकार है और उसके पास एक पत्थर है, और एक पत्थर एक और दूसरे मूर्तिकार के पास है। तो दो तरीकों से इसमें से मूर्ति आकृति बनाई जा सकती है। पहला तरीका यह है कि एक छेनी हथौड़ा लेके वो इसमें से आकृति बनाना शुरू करे, और तराशता जा फाइनली एक आकृति वो बना देगा। ठीक है। अब इस चीज़ में क्या होगा, वो कितने लोग काम कर पाएंगे इस पर, एक ही व्यक्ति काम कर पाए, क्योंकि उसे पता है ना कहाँ से आकृति निकालनी। अगर दूसरा व्यक्ति काम करेगा तो गलत कर देगा, तो ये पहले उसका कान बनाएगा, आंखें बनाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर हम क्या करें ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे इस पत्थर के कर देंगे 4 टुकड़े, एक टुकड़ा किसी और को, एक किसी और को, एक किसी और को, एक किसी और को, और यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे। और ये क्या बनाएगा कि अगर ये पूरी गर्दन बना रहा है, चेहरा बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, बॉडी बना रहा है, ये हाथ पैर बना रहा है। इस तरीके से चारों ने अपने काम डिवाइड कर दिए। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में सबको जोड़ देंगे और फाइनल शेप हमें मिल जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऑब्जेक्ट ग्रुप बना के हम काम करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही पे काम करते हैं, सिक्वेंशियल बोलते हैं।
तो यहाँ पे भी डेटाबेस में हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हम ईजिली उसको बाद में मैनेज कर पाएँ। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें केवल बस यही क्रिएट करना होगा, जबकि यहाँ पे अगर मूर्ति का कुछ हिस्सा टूटेगा तो पूरा ही खराब हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस इज ड्रिवन फ्रॉम द मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसी से ये निकला हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये क्या करता है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता है, और ये किस पेज में स्टोर करता है, क्लास। और क्लास के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, और इनको हम एक्सेस किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, इंस्टांस पे होने वाला एक ऑपरेशन। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल बनी हुई है, यहाँ पे सेम है। तो एक्टिविटी कोड लिखी हुई है यहाँ पे, और ये इंस्टांस है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। इंस्टांस मैंने अभी आपको बताया, इंस्टांस मतलब पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इंस्टांस बोलते हैं। ये मेंटेनेंस एक्टिवली हो रहा है, एक्टिवली कोड, एक्टिविटी नेम, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट 2 से भी एक्सेस कर पाएंगे। एक्टिविटी कोड, मेंटेनेंस एक्टिवली, और ऑब्जेक्ट 1 में मेंटेनेंस रिपोर्ट। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट की मदद से एक ही डेटा को स्टोर एक्सेस कर पा रहे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा हमें आसानी होती है डेटा को स्टोर कर एक्सेस करने में। नहीं तो क्या होता है, हमें बार बार डेटा को स्टोर करना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल के नाम से। जबकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक ही डेटा में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि हर एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को इस तरह से दिखाई देता है। अगला है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है जब आपके पास डेटा जो होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिसमें आपका पूरा डेटा सेंटर में इकट्ठा होता है, फिर यहीं से सभी जगह जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज, आपका पूरा सेंटर में डेटा रखा है, डिलीट हो गया तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम का यूज़ ना करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो डेटाबेस अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग सर्वर पे, अलग अलग कंप्यूटर पर रखा जाता है, और फिर जब भी यूज़र उसको एक्सेस करता है तो जो अवेलेबल सिस्टम होता है वहाँ से डेटा उसे मिल जाता है। और मान लो इनके यहाँ से अवेलेबल नहीं हो पाया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो दूसरे सर्वर से उसे मिल जाएगा। इससे यूज़र को कभी वेट नहीं करना होता, और यूज़र को कभी पता नहीं चलेगा कि उसका डेटा अलग अलग लोकेशंस पे है। उसे ऐसे ही लगेगा हमेशा एक ही जगह से डेटा आ रहा है। जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को ही यूज़ करते हैं। उनके अलग अलग सर्वर होते हैं, और आप अलग अलग सर्वर से रिक्वेस्ट करके डेटा को रिसीव करते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही सर्वर को बनाएंगे तो एक साथ रिक्वेस्ट आने पे वो सिस्टम हैंग हो सकता है, क्रैश हो सकता है, या सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी और नेटवर्क पे वो स्लो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, डेटा को बेसिकली क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, और इनको कनेक्ट कैसे करते हैं हम, नेटवर्क से। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDBMS। यानी कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कर देते हैं तो उसको आप मैनेज भी तो करेंगे, तो मैनेज करने के लिए आपको जरूरत होगी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम की, जो क्या करता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए सारे डेटा को मैनेज करके सेंट्रलाइज करता है, ताकि यूजर को एक साथ ही डेटा दिख सके सिंगल लोकेशन पे। ये कुछ इस तरह से होता है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे यूनिट 4 के लगभग सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत लगे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।